हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका इस इकोनॉमिक की सीरीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि सीआरआर, एसएलआर वगैरह देखे थे। ठीक, आज हम उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे जो मौद्रिक समुच्चय मुद्रा आपूर्ति में उपयोग में आते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज जो हम आज देखेंगे वो है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, आंशिक आरक्षित प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए ये बैंक है, इस बैंक के पास जमाकर्ता ने 100 रुपए जमा किए। अब जब कोई भी जमा करता या आप भी मान लीजिए बैंक के पास जब ऋण लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कोई ना कोई गारंटी मांगता है। तो जब आप बैंक के पास कोई अपना पैसा जमा करते हैं तो आप भी सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं, आपको भी उसमें कुछ ना कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या गारंटी है कि ये पैसा मेरा वापस मिल जाए, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। उसके लिए आरबीआई ने कुछ निर्धारण किए हैं जैसे कि सीआरआर, एसएलआर। ये कुछ प्रतिशत बैंक को आरबीआई के पास और खुद के पास जमा करके रखना होता है जो विकट स्थितियों में जमाकर्ता के हितों का संधारण करती है। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या है। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंक द्वारा कुछ पैसा रिजर्व करके रखा जाता है, कुछ पैसा आरक्षित करके रखा जाता है। तो हमारे यहाँ आरबीआई ने हर बैंक के लिए ये निर्देश जारी किए हैं कि हर बैंक सीआरआर और एसएलआर को अपने पास आरक्षित रखेगा। इसलिए हमारे देश में जो भी बैंकिंग प्रणाली चल रही है वो कैसी बैंकिंग प्रणाली चल रही है? आंशिक आरक्षित प्रणाली। ठीक है, लेकिन इस प्रणाली के बहुत फायदे हैं। इस प्रणाली के बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं देखते हैं जरा, क्या फायदे हैं इस प्रणाली के। देखिए मान लीजिए आरबीआई ने 100 रुपए का नोट जो है मार्केट में जारी किया, बाजार में जारी कर दिया 100 रुपए का नोट। ठीक है, इससे आप कितने अमाउंट की आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं? 100 रुपए की। ठीक है, मान लीजिए ये 100 रुपए का नोट मेरे पास आ गया। अब जब ये 100 रुपए का नोट मेरे पास आ गया तो क्या होगा? मैं क्या पूरा का पूरा 100 रुपए ले जाकर बैंक में जमा कर दूंगा? मैं अपने लिए कोई काम नहीं करूंगा क्या? ऑब्वियसली मैं कुछ काम अपने करूंगा और कुछ अगर मेरा पैसा बच जाता है तो मैं उसको जाकर बैंक में जमा कर दूंगा। मान लीजिए मैंने 60 रुपए बैंक में जमा कर दिए और 40 रुपए मैंने अपने पास रख लिए। अब ये 40 रुपए जो हैं इनके साथ क्या हो रहा है? ये मैंने मार्केट में सर्कुलेट कर दिए, बाजार में घूम रहे हैं ये पैसे। ठीक है, हो सकता है घूम फिर के वापस बैंक के पास आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में क्या है? बाजार में ये पैसा घूम रहा है। ठीक है, और ये जो 60 रुपए बैंक के पास पहुंच गया है, इस 60 रुपए में से मान लीजिए 10 रुपए जो है वो बैंक ने क्या कर लिया? आरक्षित। सीआरआर, एसएलआर जो भी उसको चीजें आरक्षित अपने पास में रखनी है वो उसने आरक्षित करके अपने पास में रख ली, और बाकी का जो 50 रुपए था वो कहां? मार्केट में ऋण के रूप में उतार दिया। अब मार्केट में ऋण के रूप में उसने जो ये 50 रुपए उतार दिया है, मार्केट में 50 रुपए जो ऋण के रूप में उतारा है उसने, ये जिसने भी ऋण लिया है, मान लीजिए एक व्यापारी है, उसने इसको ऋण पे लिया है, इस 50 रुपए को उस व्यापारी ने ऋण पे लिया है। अब वो व्यापारी इस 50 रुपए का क्या करेगा? उसको मान लीजिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मान लीजिए वही अपना बिस्किट वाला, अपनी बिस्किट की फैक्ट्री थी, किसी वो बिस्किट वाले ने उसको 50 रुपए को ले लिया। अब वो क्या करेगा उस 50 रुपए का? उस 50 रुपए से वो उन बिस्किट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदेगा। ठीक है, अब रॉ मटेरियल जब खरीदेगा तो ये 50 रुपए उस व्यापारी ने किसको दे दिए? उस रॉ मटेरियल वाले को। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को कच्चा माल खरीदने वाले, कच्चा माल जिससे उसने खरीदा है उसको उसने वो 50 रुपए दे दिए। अब ये 50 रुपए का क्या होगा? ये 50 रुपए जो इस रॉ मटेरियल खरीदने वाले के रॉ मटेरियल जिससे खरीदा है उसके पास पहुंच चुके हैं। मान लीजिए इसने 50 रुपए वापस बैंक में जमा कर दिए। अब जब उसने 50 रुपए बैंक में जमा कर दिए, इसका क्या मतलब है? जो उसने ये 50 रुपए बैंक में जमा कर दिए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 100 रुपए आरबीआई ने जारी किए थे, उस 100 रुपए ने
50 रुपए और एक्स्ट्रा बना दिए हैं मार्केट में। देखिए कैसे, बैंक के पास पहले 100 रुपए जमा हुए, मान लीजिए पूरे 100 रुपए जमा किए जमाकर्ता ने, और 10% उस पे CRR SLR वगैरह लग गया, CRR SLR लग गया और उसको बैंक ने RBI के पास रख दिया। अब 10% हटा दो, 10 रुपए हटा दो, 90 रुपए बाजार में ऋण में चला गया, ऋण दे दिया बैंक ने, और ये 90 रुपए घूम फिर के बैंक के पास ही जमा हो गया। ये 90 रुपए मान लीजिए किसी व्यापारी ने लिया, ये व्यापारी ने कच्चा माल खरीदा, और कच्चा माल जिसने खरीदा उसके पास ये 90 रुपए आ गए और उसने ये 90 रुपए वापस एक बैंक को जमा कर दिए। तो ये 100 रुपए जो RBI ने जमा किए थे उसकी अभी कीमत कितनी हो गई? 100 + 90 190 रुपए, मतलब 100 रुपए की चीज, 100 रुपए RBI ने जारी किए थे, लेकिन उसने मार्केट के अंदर कितने रुपए की आर्थिक गतिविधि कर ली? अभी तक 190 रुपए की आर्थिक गतिविधि कर ली। ऐसे समझिए इस चीज को, बैंक ने 100 रुपए जारी किए, बैंक RBI ने 100 रुपए जारी किए, तो उसको क्या करना चाहिए था? 100 रुपए का सामान वो खरीद सकता था, लेकिन उसने क्या किया? बार बार बाजार में घूमकर उससे 190 रुपए का सामान खरीद लिया। और देखिए ये जो 90 रुपए इसके पास वापस पहुंच गए, उसमें से इसने क्या किया? 9 रुपए वही 10% के हिसाब से CRR SLR रखा, बाकी बचे कितने? 81 रुपए ऋण के रूप में बाजार में वापस उपलब्ध करा दिए बैंक ने। अब इस 81 रुपए का क्या होगा? ये 81 रुपए घूम फिर के वापस बैंक के पास आ जाएंगे। अब क्या हुआ? 100 + 90 + 81, ये तो 100 रुपए बैंक RBI ने जनरेट किए थे, ये तो बार बार उसी 100 रुपए से अलग अलग चीजें बढ़ती जा रही हैं, खरीदता जा रहा है। एक 100 रुपए का नोट ऐसे कितनी बार मार्केट में घूमता रहेगा? एक 100 रुपए का नोट RBI ने जारी किया और उसने कितनी सारी आर्थिक गतिविधि कर ली। तो कोई भी नोट, एक नोट जो RBI ने जारी किया है, चाहे वो 10 रुपए का है, चाहे 100 रुपए का है, जितने का भी है, जो RBI ने जारी किया है, CRR SLR जितना भी आरक्षित रखना है, उसके अनुसार मार्केट में कितनी आर्थिक गतिविधि को जनरेट कर सकता है, वो डिसाइड करेगा आपका मनी मल्टीप्लायर, धन गुणक। कैसे? एक बार फिर समझिए इस टेबल से तो आपको और समझ में आएगा। मान लीजिए बैंक 1 के पास 100 रुपए जमा हुए। अब बैंक के पास जब 100 रुपए जमा हुए, ये बैंक है, बैंक के पास जब 100 रुपए जमा हुए तो ये बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा 100 रुपए। तो जब बैंक को 100 रुपए लौटाना पड़ेगा तो ये बैंक की देनदारी है, ठीक है। तो बैंक की देनदारी है 100 रुपए, उसने आरक्षित रखा 10% के हिसाब से, मान लीजिए 10% है, CRR SLR वगैरह सब कुछ मिलाकर 10% है। तो 10 रुपए उसने क्या किया? आरक्षित किया, और 90 रुपए उसने ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिए। मार्केट में 90 रुपए उसने ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिए। अब ये 90 रुपए घूम फिर के कहां जाएंगे? वापस बैंक के पास, क्योंकि व्यापारी से कच्चा माल ऐसे कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन घूम फिर के ये 90 रुपए कहां आएंगे? बैंक के पास। मान लीजिए उसी बैंक के पास नहीं आए, किसी और बैंक के पास चले गए, किसी और बैंक के पास चले गए तो भी गए तो बैंक के पास ही है। उस 90 रुपए में से 10% यानी 9 रुपए वो अपने पास रख लेगा। 9 रुपए जब वो अपने पास रख लेगा तो उसके पास कितने बचे? 81 रुपए ऋण देने के लिए, तो 81 रुपए उसने का ऋण उपलब्ध करा दिया। ऐसे करते 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 ये जो 100 रुपए का नोट था वो मार्केट में 1000 रुपए की देनदारी उपलब्ध करा सकता है, 1000 रुपए की आर्थिक गतिविधि उपलब्ध करा सकता है जब 10% आरक्षित धन हो। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/, रिजर्व रेशो। जितना भी आप रिजर्व रख रहे हैं उससे आप ये निकाल सकते हैं कि वो आगे चलकर कितने गुना आर्थिक गतिविधि को मार्केट में बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 10% है तो मैं मनी मल्टीप्लायर धन गुणक निकाल सकता हूं 1/10%। 10% का क्या मतलब होता है? परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है पर 100, मतलब
अगर मैं मनी मल्टीप्लायर निकालना चाहता हूं तो 1/10/100, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये ऊपर जाएगा तो mm कितना हो गया 10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मार्केट में 100 रुपए उतारते हैं या कितना भी मान लीजिए आपने 10 रुपए मार्केट में उतारा तो वो 100 रुपए के बराबर की आर्थिक गतिविधि करेगा। अगर आपने 100 रुपए मार्केट में उतारा है तो वो 1000 रुपए के बराबर की आर्थिक गतिविधि करेगा। मतलब 10 गुना मनी मल्टीप्लायर, धन गुना 10 गुना ज्यादा आर्थिक गतिविधि करने की वो क्षमता रखता है अगर 10% क्या है आपका मनी मल्टीप्लायर है। कहने का मतलब समझिए मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से समझिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आरबीआई ने 100 रुपए उतारे हैं मार्केट में और मनी मल्टीप्लायर जो है वो आपका 10 निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो 100 रुपए हैं वो मार्केट में 1000 रुपए की आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए जो रिजर्व रेशियो है, मतलब जो आप बैंकों को आरक्षित रखना है धन, वो मान लीजिए 20% आरक्षित धन रखना है। तो अगर बैंकों को 20% आरक्षित धन रखना है तो 100 रुपए का नोट मार्केट में कितनी आर्थिक गतिविधि जनरेट कर सकता है? देखिए 1/20%, 20% मतलब 100/20, ये कट गया, मतलब 5 गुना। mm कितना आ रहा है आपका 5। इसका क्या मतलब है? 5 गुना अधिक आर्थिक गतिविधि वो पैसा लेकर आ सकता है। यानी अगर आरबीआई 100 रुपए जनरेट कर रहा है मार्केट में तो वो कितनी आर्थिक गतिविधि जनरेट कर देगा मार्केट में? 500। ठीक है, और टोटल आरक्षित धन कितना रखा होगा? अब आरक्षित धन उतना ही रखा हो सकता है जितना जनरेट किया है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा रखा नहीं हो सकता। जैसे आरबीआई ने अगर 100 रुपए जनरेट किए हैं तो 100 रुपए को ही वो आरक्षित धन के रूप में रख सकता है। ठीक है, तो जैसे जो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए 100 रुपए 10% के हिसाब से आरक्षित धन रखना है और 100 रुपए आरबीआई ने मान लीजिए जनरेट किए हैं, तो 10 गुना ज्यादा की आर्थिक गतिविधि ये 100 रुपए जनरेट कर देगा। तो देखिए 1000 रुपए उसने जनरेट कर दिए, 1000 रुपए जनरेट कर दिए, 100 रुपए आरक्षित मैक्सिमम रखा हो सकता है साइकिल में। पूरी जो चक्र चल रहा है, कौन सा चक्र? आंशिक आरक्षक प्रणाली चक्र जो चल रहा है, उस पूरे चक्र में 100 रुपए आरक्षित रखे जा सकते हैं। 1000 रुपए उसने जनरेट कर दिया तो टोटल ऋण मार्केट में कितना उपलब्ध कराया जा सकता है? जितना आरक्षित धन रखा हुआ है वो हटा दिए, क्योंकि वो ऋण के रूप में आप उपलब्ध नहीं करा रहे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बैंक है, बैंक के पास अगर जमाकर्ता ने 100 रुपए जमा किए हैं और जो सीआरआर एसएलआर मिलाकर मान लीजिए 10% के हिसाब से 10 रुपए उसने जमा रखा है, तो सिर्फ 90 रुपए तो वो मार्केट में ऋण के रूप में उपलब्ध करा सकती है। मतलब जितनी उसकी देनदारियां हैं उसमें से अगर आप क्या हटा दें, जो जमा किया है धन, कौन ने? बैंक ने, आरबीआई के पास या खुद के पास, उसको हटा दें तो क्या बचेगा आपके पास? जो ऋण बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये देखिए वही है, 1000 रुपए आर्थिक गतिविधि के जो देनदारियां हैं बैंक की, वापस करना है उसको, उसमें से अगर आरक्षित धन हटा दें तो देखिए 900 रुपए का ऋण उपलब्ध करा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 900 रुपए का ऋण जो बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के कारण। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने 1000 रुपए जारी किए हैं और उस 1000 रुपए में से 100 रुपए आरक्षित रखा हुआ है और 900 रुपए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नहीं, आरबीआई ने सिर्फ 100 रुपए जारी किए थे, उस 100 रुपए ने अपने आप को 1000 रुपए बना लिया है और वो 1000 रुपए मार्केट में घूम रहे हैं। 10% उसमें से आरक्षित रख दिया गया है और 900 रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिए गए। ठीक है, ये जो 100 रुपए उपलब्ध कराए हैं आरबीआई ने और ये जो 1000 रुपए डेवलप कर लिए हैं उसने अपने आप से, वही चीज क्या है? मनी मल्टीप्लायर। क्लियर है? ये चीज जो मैंने अभी आपको प्योर एग्जांपल से समझा दी है। नहीं समझ में आई है तो आप इस चीज को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, आ जाएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि जो एग्जांपल दिया है वो बेस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनी एग्रीगेट्स। मनी एग्रीगेट्स क्या होते हैं समझिए। जितनी भी हमने ये मुद्रा नीति पढ़ी थी उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि मांग आ सकती है मुद्रा की। ठीक है, अब जब मुद्रा की मांग आ रही है, करेंसी की मांग आ रही है, मनी की मांग आ रही है, उसको हमें पूरा भी करना है।
तो उसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मनी एग्रीगेट्स। देखिए मनी को हम मनी की जो मांग है, मुद्रा की जो मांग है, उसको कैसे पूरा करते हैं। उससे पहले ये चीज समझने से पहले आप समझिए कि तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्टली आपसे 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लिक्विडिटी, तरलता क्या होती है। ध्यान दीजिए, तरलता क्या होती है। किसी भी वस्तु की मुद्रा में कन्वर्ट होने की सरलता, किसी भी वस्तु की मुद्रा में परिवर्तित होने की सरलता, इसमें एक बहुत छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए मैं 3 एग्जांपल लेता हूं, भूमि, लैंड, सोना और मुद्रा। अब आप मुझे ये बताइए, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 किलो सोना है और 1 लाख रुपए है। आप इनमें से किसको सबसे जल्दी मुद्रा में परिवर्तित कर पाएंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इनमें से आप मुद्रा में परिवर्तित होने की क्षमता, क्योंकि मुद्रा में तो तीनों कन्वर्ट हो सकते हैं, ये तो पहले से ही मुद्रा है, ठीक है। सोने को मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, आप कहीं जाकर सोना बेच आएं, वो मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा। भूमि आप किसी और को बेचेंगे तो वो भी मुद्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, आपने किसी को भूमि दी, उसने आपको पैसा दिया, मुद्रा में परिवर्तित तो हो जाएगा, लेकिन कितनी आसानी से मुद्रा में परिवर्तित हो रहा है, ये लिक्विडिटी है। आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आप उसको मार्केट में बेचने जाएं, अभी आप बेचेंगे, तुरंत अगले मिनट क्या वो बिक जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको पहले ग्राहक देखना पड़ेगा, ठीक है। वो ग्राहक आएगा, आपकी जमीन देखेगा, फिर उसको जमीन पसंद आई, नहीं आई, अच्छी लगी तो फिर कागजी कार्रवाई होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, हस्तांतरण होगा, उसके बाद वो पैसा आपके पास आएगा। तो क्या तुरंत वो मुद्रा में कन्वर्ट हो गई जमीन? नहीं, मुद्रा में कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसे ही दूसरी चीज है सोना। आपने किसी को सोना दिया, अगर सामने वाले के पास पैसे हैं तो वो सोने को लेने में तत्परता दिखा देगा। मान लीजिए आज की डेट में, मान लीजिए 35,000 रुपए तोला चल रहा है सोना, ठीक है, और उसको मालूम है कि कल की डेट में 45,000 होने वाला है सोना, और आपने किसी को बोला कि सर ये मेरे पास 1 तोला सोना है और इसको आप खरीद लीजिए मुझसे। तो जैसे ही आप उसको सोना देंगे, वो चेक करवाएगा कि भाई असली सोना है कि नहीं, और जैसे ही उसको पता चलेगा कि असली सोना है, वो तुरंत उसको लेकर और आपको मुद्रा दे देगा। अब आप जरा भूमि और सोना, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भूमि जो है उसमें आपके पास मुद्रा आने में समय लग रहा था, लेकिन सोने में उतना समय नहीं लगा। क्लियर? और मुद्रा की बात करूं, खुद मुद्रा, अब जो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उसको क्या मुद्रा में कन्वर्ट करना, वो तो पहले से ही मुद्रा है। लेकिन देखिए मैंने ये मुद्रा साथ में क्यों ली है, ये बहुत समझने वाली बात है। पीएससी ने जिस हिसाब से अपने आप को चेंज किया है, वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में इनमें तरलता का क्रम निर्धारित कीजिए। ध्यान दीजिए, भारत में इनमें तरलता का क्रम निर्धारित कीजिए। तो तरलता सबसे ज्यादा किसकी है? मुद्रा की, ठीक है। मुद्रा सबसे जल्दी कन्वर्ट हो गई मुद्रा में, क्लियर। नेक्स्ट, उससे जल्दी कौन कन्वर्ट हो रहा था? मुद्रा के बाद सबसे जल्दी तो मुद्रा हो गई, उसके बाद कौन कन्वर्ट हो रहा था इन तीनों में से? ऑब्वियसली सोना। इसमें टाइम लग रहा था लेकिन भूमि से ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। नेक्स्ट, भूमि। इतनी चीज क्लियर है आपको? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जाए कि विदेशों में इनकी तरलता का क्रम निर्धारित करिए, अब विदेशों में इनकी जो क्रम होगा वो आप ध्यान दीजिए। जो भारतीय मुद्रा है मान लीजिए, वो अगर आप अमेरिका में जाके चलाएंगे तो वो चलेगी नहीं, वहां पर उसको आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो वहां की मुद्रा बनेगी और चलेगी। क्लियर है? मतलब अब मुद्रा को भी आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, और उसको भी आपको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, प्लस वो कुछ ना कुछ टैक्स काटेंगे आपका उस मुद्रा में कन्वर्ट होने के लिए।
ठीक है, इफेक्टिवली भी नहीं हो पाएगी। मतलब मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं, भारतीय 1000 रुपए हैं, तो भारतीय 1000 रुपए मान लीजिए 10 रुपए डॉलर के हिसाब से भी चल रहा है, तो $100 अगर आपको मिले, $100 मिले, तो इसमें वहां की बैंक जो इसको कन्वर्ट करेगी $100 में, हो सकता है वो आपसे $2 कमीशन ले ले। क्लियर है? मतलब तुरंत अब आप मुद्रा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको कहीं वस्तु विनिमय करना है और आपके पास मुद्रा है और सोना है, इन दोनों चीजों में अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो आप बताइए वो सोना लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा या आपकी मुद्रा लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा? ऑब्वियसली वो सोना लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि इस सोने को डॉलर में कन्वर्ट कराने पर एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये 10 तोला सोना है तो 10 तोले सोने का ही भाव आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें वो कमीशन काट के दे देगा। लेकिन यहां इफेक्टिवली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहां कुछ ना कुछ मुद्रा का डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास हो रहा है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि विदेशों में इनमें तरलता का क्रम निर्धारित करिए, तो विदेशों में सबसे ज्यादा तरल कौन सी चीज है? सोना, फिर है आपका मुद्रा और फिर है आपकी भूमि। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी को आप आसान भाषा में समझिए, लिक्विडिटी है किसी भी वस्तु का मुद्रा में एफिशिएंटली परिवर्तित होना, प्रभावी रूप से परिवर्तित होना, जिसमें कोई भी उसका डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास ना हो, यानी उसकी वैल्यू वही की वही बनी रहे जो उसकी वैल्यू थी। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मनी एग्रीगेट्स। देखिए 5 तरीके के मनी एग्रीगेट्स हैं, 5 तरीके भाग में बांटा हुआ है, जिससे आप ये तरलता को और मनी किस तरीके से मार्केट में फ्लो कर रही है उसको समझ सकें। ठीक है, सबसे पहली चीज है M0, ये RBI का होता है, सबसे हाई पावर्ड मनी होती है। हाई पावर्ड मनी का क्या मतलब है? उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा। क्या मतलब है इसका, उच्च शक्ति मुद्रा का? देखिए उच्च शक्ति मुद्रा मतलब शक्ति अगर किसी में है तो वो क्या कर सकती है? अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है। अभी मैंने आपको फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बताया, उसमें मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बताया। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि अगर आरबीआई ने कोई करेंसी जारी करी है तो वो करेंसी अपने आप को कितना पावरफुल बना सकती है। 100 रुपए थे, उसने अपने आप को 1000 रुपए में कन्वर्ट कर लिया। तो कोई चीज अगर 100 रुपए है, उसको 1000 रुपए में अगर कन्वर्ट होना है तो क्या होना पड़ेगा? उसको बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बैंक के पास रहेगी तभी वो बार बार ऋण के रूप में उपलब्ध होती जाएगी। जैसे जैसे वो ऋण के रूप में उपलब्ध होगी, घूम के वापस बैंक के पास आती जाएगी। ठीक है, और वो उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर वो आप अपने पास रखेंगे, जैसे 100 रुपए है मान लीजिए मैंने अपने पास रखे, तो वो मेरे लिए सिर्फ 100 ही रुपए हैं, वो 1000 रुपए का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो 100 रुपए बैंक के पास हैं तो वो उसको 1000 रुपए में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, उसके लिए पहले ये समझिए आप, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए कि बैंक है। ठीक है, बैंक में आप कितनी तरीके से पैसे जमा कर सकते हैं। एक आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं या करंट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक, या आप फिक्स्ड अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं पैसे को। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट, इनके बारे में हमने बात करी थी, डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज। क्या थी ये डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज? ये थी आपकी डिमांड लायबिलिटी, ठीक है, मांग देनदारियां।
ये थी आपकी टाइम लायबिलिटी, समय देनदारियां। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास मांग आएगी आप इस अकाउंट में से पैसा तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट में से आपके पास मांग आने के बाद भी हो सकता है आप इसमें से पैसा ना निकाल पाए। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेविंग्स अकाउंट है और फिक्स्ड अकाउंट है, इसमें से ज्यादा लिक्विड अकाउंट कौन सा है, ज्यादा तरल अकाउंट कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला अकाउंट ज्यादा तरल है। अब अगर ये अकाउंट ज्यादा तरल है, इसकी तरलता अगर ज्यादा है, तो आप मुझे ये बताइए इसमें जो पैसा रखा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी या कम होगी? इस वाले अकाउंट में अगर आपने कोई पैसा रखा है तो उसकी पावर ज्यादा होगी या कम होगी? इसकी पावर होगी कम। क्यों? क्योंकि आपने इस वाले अकाउंट में जो पैसा रखा है वो तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, और जब आपने उस पैसे को कभी भी बाहर निकाल लिया तो उसको अपने आप को मल्टीप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिला। इसको बैंक ऋण के रूप में देने से पहले 10 बार सोचेगी। वो बोलेगी कि यार इस वाले अकाउंट में अगर पैसा रखा है और इसको अगर हमने ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिया और मान लीजिए कस्टमर ने मांग कर दी कि हमें वापस चाहिए हमारा पैसा, तो हमें वापस लौटाना पड़ेगा, और जब हम वापस लौटाएंगे उस पैसे को तो होना भी तो चाहिए। पता चली बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करा चुका उस बैंक को और अब मांग आ गई कस्टमर की, तो कहां से लौटाएगा? इसलिए बैंक इस वाले पैसे को ऋण के रूप में उपलब्ध ही नहीं कराता। तो जब बैंक इस वाले पैसे को ऋण के रूप में उपलब्ध ही नहीं करा रहा तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करेगा? मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इस वाले अकाउंट में अगर आपने पैसा जमा कर दिया तो बैंक को पता है कि अब आप 7 साल तक, 1 साल तक, जितने भी टाइम की आपने एफडी कराई है उतने टाइम तक आप इस पैसे को नहीं निकालेंगे। तो जब आप उस पैसे को नहीं निकालेंगे तो बैंक के पास मौका है कि उसको ऋण के रूप में उपलब्ध करा दे बाजार में। तो बाजार में जब इस पैसे को ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा तो बार बार घूम के वो बैंक के पास आता जाएगा, और जैसे ही वो बार बार घूमकर बैंक के पास आता जाएगा वैसे वैसे वो अपने आप को गुणा करता जाएगा, उसकी शक्ति ज्यादा होगी। कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो पैसा, जो अकाउंट ज्यादा तरल है उसकी शक्ति कम है, और जो अकाउंट कम तरल है उसकी शक्ति ज्यादा है। क्लियर है? इसलिए जो ज्यादा तरल मुद्रा होती है उसको बोलते हैं नैरो मनी, और जो मुद्रा, जो अकाउंट, जिस अकाउंट में मुद्रा कम तरल होती है उसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। वो अपने आप को बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ा सकती है। क्लियर? और ये संकुचित मनी है, जितना आपने रखा है सिर्फ उतना ही है वो। क्लियर? इस बारे में हम और बात करते हैं अभी। देखिए M0, रिजर्व्स और करेंसी इन सर्कुलेशन। अब ये रिजर्व्स क्या है? जो आरबीआई के पास है। अब आरबीआई जो जारी करने वाला है, आरबीआई क्या जारी करने वाला है? मान लीजिए आरबीआई ने ये 100 रुपए जारी किए थे, और इस 100 रुपए में से क्या हुआ? 40 रुपए सर्कुलेशन में है। ठीक है, आरबीआई के पास मान लीजिए 100 रुपए का भंडार है, ठीक है, उसमें से 40 रुपए सर्कुलेशन में है। ठीक है, तो ये क्या है? अपने आप को कितना भी बढ़ा सकती है। ये जो रिजर्व है ये अपने आप को कितना भी बढ़ा सकती है, क्योंकि ये रिजर्व में रखा है, और रिजर्व में रखा हुआ पैसा जो आरबीआई के पास है वो सिर्फ ऋण के रूप में उपलब्ध होता है, और इसमें से ऋण के रूप में जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। लेकिन आरबीआई के पास जो रिजर्व में पैसा रखा हुआ है वो ऋण के रूप में ही उपलब्ध होगा, या तो बैंक को या सरकार को। ठीक है, वो कहीं और नहीं जाने वाला। तो जैसे ही वो बार बार घूम के ऋण के रूप में उपलब्ध होता जाएगा तो ये पूरा का पूरा 100 रुपए जो है वो क्या होगा? अपने आप को बढ़ाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। सबसे ज्यादा ये ही अपने आप को बढ़ा सकता है, हाई पावर्ड मनी है, सबसे ज्यादा अपने आप को ये गुणा कर सकती है। क्लियर? क्या होती है? M0। कौन सी मनी? हाई पावर्ड मनी, जो आरबीआई से संबंधित है, आरबीआई के पास रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं बैंकों के पास। M1, M2, M3, M4 क्या है ये? देखिए मनी के एग्रीगेट्स हैं। क्या होते हैं? M1 करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट बाय बैंक। देखिए ध्यान से, अब पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक मतलब जनता के द्वारा
जनता के द्वारा रखी गई मुद्रा। ठीक है, जनता के पास है जो मुद्रा। अब जो मेरे पास मुद्रा है, ठीक है, उसकी बात चल रही है कहां, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। मेरे पास जो मुद्रा है, अब मेरे पास जो मुद्रा है क्या वो अपने आप को बढ़ा सकती है? मेरे पास जो मुद्रा है क्या वो बढ़ा सकती है अपने आप को बैठे बैठे? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती। मैंने समोसे खा लिए, मैंने कचौड़ी खा ली, उसके पास पैसे चले गए, उसने कुछ और सामान खरीद लिया। अल्टीमेटली वो जब तक बैंक के पास नहीं पहुंच रही, बाजार में ही घूम रही है, पब्लिक के पास ही है, तब जब तक वो मनी, वो बिल्कुल भी अपने आप को बढ़ाएगी नहीं। जो उसकी वैल्यू है वही की वही रहेगी। क्लियर? यानी इसकी लिक्विडिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है। प्लस डिमांड डिपॉजिट बाय बैंक। अभी देखिए, अभी बताया था मैंने आपको, डिमांड लायबिलिटीज कौन सी होती है? सेविंग्स और करंट अकाउंट वाली। इनमें से मुझे जब भी पैसा चाहिए, जब भी मांग है ये मेरी, जब भी मेरी तरफ से मांग होगी, बैंक को मुझे पैसा देना पड़ेगा। और बैंक मुझे पैसा कब देगी? जब वो सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में मेरा पैसा होगा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट होगी मेरी। डिमांड डिपॉजिट मतलब डिमांड लायबिलिटीज, मांग देनदारियां होगी, तब बैंक मुझे वो पैसा कभी भी लौटा सकती है। तो इसकी लिक्विडिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है। इसकी लिक्विडिटी भी कैसी है? बहुत ज्यादा है। ये वाले की भी लिक्विडिटी ज्यादा है, इस वाले की भी लिक्विडिटी ज्यादा है। जब दोनों की लिक्विडिटी ज्यादा है तो बताइए मुझे, ये M1 की लिक्विडिटी कैसी होगी? इस M1 की लिक्विडिटी भी कैसी होगी? ज्यादा। तो ये कैसी मनी होगी? संकुचित या व्यापक? नैरो मनी होगी या ब्रॉड मनी होगी? ऑब्वियसली ये कैसी मनी होगी? नैरो मनी या संकुचित मुद्रा। क्लियर है? क्यों संकुचित है? क्योंकि ये अपने आप को बढ़ा ही नहीं सकती, ये जितनी है उतनी ही रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं M2। M2 के बारे में देखिए, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, बैंकों में तो पैसा जमा करते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस भी जमा प्राप्त करता है। पोस्ट ऑफिस में भी कुछ लोग खाता रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं पैसे। अब पोस्ट ऑफिस में जब पैसे जमा करते हैं तो वहां तुरंत, पोस्ट ऑफिस के तो ATM चलते नहीं है कि आप गए, कार्ड लगाया, पैसे निकाल लिए। आप वहां जाएंगे, पर्ची भरेंगे, देंगे, फिर वो देखेगा। और ज़्यादातर जो पोस्ट ऑफिस के जमा होते हैं वो फिक्स्ड रूप के होते हैं, लेकिन वहाँ से आप कभी भी उसको तोड़वा सकते हैं। छोटे छोटे डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर आपके जो फिक्स्ड डिपॉजिट हैं वो छोटे छोटे समय के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए नहीं होते। वो आप चाहे कभी भी तोड़वा सकते हैं। हो सकता है 3 महीने के लिए हो सकता है 6 महीने के लिए हो, 1 साल तक के भी होते हैं, 5 साल तक के भी होते हैं। लेकिन जनरली लोग बाग जब पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो वो छोटे छोटे डिपॉजिट्स करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूं, पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट कर रहे हैं आप और जो फिक्स्ड अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, इन दोनों में अगर मैं आपसे लिक्विडिटी कंपेयर करने की बात करूं, तरलता कंपेयर करने की बात करूं, तो आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में जो आप पैसे जमा कर रहे हैं वो ज्यादा तरल है या फिक्स्ड डिपॉजिट में जो पैसे जमा कर रहे हैं वो ज्यादा तरल है? देखिए, पोस्ट ऑफिस में जो आप जमा दे रहे हैं वो 3 महीने है या 6 महीने है। मुद्रा में कन्वर्ट होने की उसकी जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट आपने कर दिया 1 साल, मिनिमम 1 साल का तो होता ही है फिक्स्ड डिपॉजिट, और पोस्ट ऑफिस का आपने 3 महीने के लिए किया है। तो जल्दी मुद्रा में कन्वर्ट कौन हो रहा है? पोस्ट ऑफिस वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि पोस्ट ऑफिस वाला तरल है, पोस्ट ऑफिस वाला तरल ज्यादा नहीं है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन में अगर आप उसको देखोगे तो वो ज्यादा तरल है। क्लियर? तो पोस्ट ऑफिस वाले की फिक्स्ड डिपॉजिट वाले के कंपैरिजन में तरलता ज्यादा है। प्लस इसमें साथ में क्या है? M1, यानी जो पब्लिक के पास करेंसी है या मांग देनदारियां हैं। तो ये दोनों तो थे ही कैसे, पहले से ही लिक्विड थे, प्लस एक छोटी सी चीज और जुड़ गई उसमें, क्या? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में जो आप जमा कर रहे हैं, तो बताइए इस पूरे की तरलता पे क्या इफेक्ट पड़ा? तरलता थोड़ी सी कम हो गई। इसकी तरलता बहुत ज्यादा थी, इसकी तरलता बहुत ज्यादा थी, ये भी तरल है, लेकिन इसकी तरलता M1 के कंपैरिजन में इसकी तरलता क्या हो गई? थोड़ी सी कम हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें सेविंग डिपॉजिट आ गया। किसका? पोस्ट ऑफिस का, जो छोटा है लेकिन है फिक्स्ड अवधि का। क्लियर है ये चीज?
ठीक है, तो इसको भी क्या बोलता हूं मैं, नैरो मनी। ये भी नैरो मनी की श्रेणी में आता है, संकुचित मुद्रा की श्रेणी में आता है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट है आपका M3। M3 में देखिए आप क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, टाइम की बात आ गई। M1 में क्या था, सारी की सारी वो वाली चीजें जिनमें पब्लिक के पास पैसा है और जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब टाइम की बात आ गई। जब टाइम की बात आ गई इसका क्या मतलब है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट की बात आ गई। अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट की जब बात आ गई, मतलब अब आपका पैसा फंस चुका है उतने समय के लिए जितने समय के लिए आपने उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया। मान लीजिए 1 साल के लिए आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला था, और जब आपने 1 साल के लिए उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया तो आप 1 साल बाद ही उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो इसकी तरलता पे क्या इफेक्ट आया है, ये और कम तरल हो गया इसके कंपैरिजन में। देखिए किसके कंपैरिजन में, अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं और इस टाइम डिपॉजिट मतलब ये फिक्स्ड डिपॉजिट जो है इसकी बात करूं, इन दोनों में से ज्यादा तरल कौन है, इन दोनों में से ज्यादा तरल है ये, और ये कम तरल है। तो जितना कम तरल हो गया, अब ये वाला जो पैसा है वो बैंक ऋण के रूप में आसानी से बाजार में उपलब्ध करा सकती है। क्यों आसानी से ज्यादा उपलब्ध करा सकती है, क्योंकि अब बैंक को पता है कि भाई 1 साल के लिए ये पैसा नहीं निकाला जाएगा। तो जब तक 1 साल के लिए ये पैसा नहीं निकल रहा तब तक क्या करो, तब तक इसको मार्केट में ऋण के रूप में उपलब्ध करा दो। और जैसे ही बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है तो आप जानते हैं क्या होता है, बैंक जैसे ही ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है वैसे ही जो पैसा है वो बढ़ने लगता है, अपने आप को बढ़ाने लगता है, मनी मल्टीप्लाई कर होने लगता है। क्लियर है ये चीज? तो जैसे ही टाइम डिपॉजिट की बात आई, जैसे ही टाइम डिपॉजिट की बात आई, वैसे ही कहां बात पहुंच गई आपकी, कैसी बात पहुंच गई, मल्टीप्लाई होने की। अब पैसा अपने आप को बढ़ा सकता है, यहां पर भी पैसा अपने आप को बढ़ा सकता था लेकिन उस लेवल का नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए आप कितना ब्याज ले पाएंगे, बहुत कम। क्लियर है? लेकिन यहां पर आप लंबे समय के लिए अगर ब्याज दे पा रहे तो उससे पैसा बढ़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आता है, व्यापक मुद्रा। व्यापक मुद्रा मतलब ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। क्लियर है? क्यों है ये व्यापक मुद्रा? क्योंकि ये अपने आप को व्यापक रूप में बढ़ा सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका M4। M4 में क्या है देखिए आप, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये सेविंग्स है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। इसमें एक चीज मिसिंग है पोस्ट ऑफिस वाले में, बता देता हूं मैं आपको। ये इसमें मिसिंग है M3 प्लस M3, सॉरी मिस हो गया लिखना, M3। अब देखिए जब M3 की बात हो रही है तो उसमें किस चीज की बात हो रही है, फिक्स्ड डिपॉजिट वाले की, फिक्स्ड डिपॉजिट की बात हो रही है। M3 में किस चीज की बात हो रही है, फिक्स्ड डिपॉजिट वाले की। और M4 में किसकी बात हो रही है, पोस्ट ऑफिस वाले की, पोस्ट ऑफिस वाले की। और प्लस इसमें M3 है ही साथ में। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो M3 है, ये जो M3 है, इस M3 में पहले से ही फिक्स्ड डिपॉजिट टाइम की बात चल रही है, मतलब ये पहले से ही इसकी लिक्विडिटी कम है, प्लस अब आपने इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग और जोड़ दी तो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी और कम हो गई। क्लियर है बात? पहले से ही उसकी लिक्विडिटी इसके कारण कम थी, लेकिन अब थोड़ा सा ये और आ गया तो लिक्विडिटी और कम हो गई। मतलब लिक्विडिटी सबसे कम किसकी हो गई, इसकी। ये वाला पैसा सबसे ज्यादा व्यापक रूप से अपने आप को मार्केट में बढ़ा सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये वाली चीज भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपकी ब्रॉड मनी के अंतर्गत, व्यापक मुद्रा के अंतर्गत। तो अगर आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, इस पूरी स्लाइड से आपसे 2 तरीके के सवाल बन सकते हैं कि संकुचित मुद्रा और व्यापक मुद्रा, नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या होते हैं। ठीक है, नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या होते हैं, संकुचित मुद्रा और व्यापक मुद्रा क्या होते हैं। ठीक है, संकुचित मनी एग्रीगेट्स, मुद्रा समुच्चय, धन समुच्चयों को उनके तरलता के क्रम के आधार पर जमाई है।
तो तरलता के क्रम के आधार पर आप बहुत आसानी से जमा सकते हैं। सबसे ज्यादा लिक्विड आपको पता है M1 है, फिर उसके बाद M2, फिर उसके बाद M3, फिर उसके बाद M4। क्यों? क्योंकि M1 में वो सारी चीजें हैं जो पब्लिक के पास है, और जब पब्लिक के पास है तो वो पहले से ही मुद्रा में है। M2 में क्या हुआ? M2 में कौन सी चीज बढ़ गई? आपकी पोस्ट ऑफिस वाली सेविंग बढ़ गई। पोस्ट ऑफिस वाली अगर सेविंग बढ़ गई तो थोड़ी सी लिक्विडिटी कम हो गई। इसमें टाइम लायबिलिटी बढ़ गई, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट वाली बात आ गई, तो लिक्विडिटी और कम हो गई। और इसमें पोस्ट ऑफिस और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों वाली बातें आ गई, इसकी लिक्विडिटी सबसे कम है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मुद्रा मार्केट में मल्टीप्लाई कर सकता है। क्लियर है ये चीज? बढ़े आगे? ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।